रतन टाटा का जीवन और उनके द्वारा किए गए प्रमुख योगदान को जानिए, जिन्होंने टाटा ग्रुप को वैश्विक शक्ति बनाई और भारतीय उद्योग जगत में क्रांति ला दी। रतन नवल टाटा का नाम भारत और दुनिया भर में बहुत सम्मान और श्रद्धा से लिया जाता है। टाटा ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा ने अपने नेतृत्व में इस उद्योग समूह को एक वैश्विक शक्ति बना दिया, जबकि उन्होंने इसके मूल्यों, ईमानदारी, गुणवत्ता और सामाजिक जिम्मेदारी को कभी नहीं छोड़ा। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम उनके यूनिक करियर पर एक नजर डालते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता नवल टाटा और मां सूनी कमिसारियट थे। रतन टाटा जब 10 साल के थे, उनके माता पिता अलग हो गए थे। रतन टाटा को रतन जी टाटा ने गोद लिया था। रतन जी टाटा जमशेद जी टाटा के पुत्र और टाटा समूह के संस्थापक थे। इसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने की। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से प्राप्त की और इसके बाद कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल मुंबई और बिशप कॉटन स्कूल शिमला से। उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। 1962 में रतन ने टाटा समूह में एक कर्मचारी के रूप में काम करना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें कई बार दूसरों ने नजरअंदाज किया और यह साबित करना पड़ा कि वह एक योग्य लीडर हैं। उन्होंने सबसे पहले एक छोटे से प्रोजेक्ट पर काम किया, लेकिन जल्दी ही उनकी प्रतिभा का लोहा मान लिया गया। 1787 के दशक में रतन टाटा को टाटा समूह में प्रबंधकीय पद पर नियुक्त किया गया था। वह शुरू में सहायक कंपनी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नेल्को को पुनर्जीवित करने में सफल रहे, लेकिन आर्थिक मंदी के दौरान यह विफल हो गई। बाद में 1991 में जेआरडी टाटा के सेवानिवृत्त होने पर वे टाटा सन्स के अध्यक्ष बने। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा समूह ने टेटली, जगुआर लैंड रोवर और कोरस का अधिग्रहण किया, जिसका उद्देश्य टाटा को एक बड़े पैमाने पर भारत केंद्रित समूह से वैश्विक व्यवसाय में परिवर्तित करना था। टाटा एक समाज सेवी व्यक्ति भी थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिनमें से एक था टाटा नैनो का उत्पादन। यह दुनिया की सबसे सस्ती कार बनने का सपना था। रतन ने नैनो को बाजार में उतारने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन जब उसकी बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई तो उन्हें भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। इस समय रतन का दिल टूट गया। उन्होंने सोचा, क्या मैंने गलत निर्णय लिया? लेकिन उनकी दादी की बातें उनके दिमाग में गूंजने लगीं। हर कठिनाई में एक अवसर होता है। 21 वर्षों तक टाटा समूह का नेतृत्व करते हुए राजस्व 40 गुना से अधिक और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ गया। जब रतन टाटा ने कंपनी की कमान संभाली तो अधिकांश बिक्री कमोडिटी बिक्री थी, लेकिन उनके कार्यकाल के अंत तक अधिकांश बिक्री ब्रांडों से हुई। उनके नेतृत्व में टाटा टी ने टेटली का अधिग्रहण किया, टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया और टाटा स्टील ने कोरस का अधिग्रहण किया। इन अधिग्रहणों ने टाटा को मुख्य रूप से भारत केंद्रित समूह से एक वैश्विक व्यवसाय में बदल दिया, जिसका 65% से अधिक राजस्व अंतर्राष्ट्रीय परिचालन और बिक्री से आता था। उन्होंने टाटा नैनो कार की अवधारणा भी तैयार की और इसके विकास का नेतृत्व किया, जिससे कारों को औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में लाने में मदद मिली। टाटा मोटर्स ने गुजरात के साणंद प्लांट से टिगोर इलेक्ट्रिक वाहनों का पहला बैच शुरू कर दिया है, जिसे टाटा ने भारत के इलेक्ट्रिक सपने को तेजी से आगे बढ़ाने वाला बताया है। 75 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह में अपनी कार्यकारी भूमिका से इस्तीफा दे दिया। इससे नेतृत्व संकट पैदा हो गया, क्योंकि कंपनी के निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने उनके उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री को नियुक्त करने से इनकार कर दिया। टाटा के रिश्तेदार और शाहपुर जी पल्लोंजी समूह के पल्लोंजी मिस्त्री के बेटे, जो टाटा समूह के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया और रतन टाटा ने अंतरिम चेयरमैन का पद संभाला। नए अध्यक्ष की तलाश के लिए एक चयन समिति का गठन किया गया।
जिसमें टाटा भी एक सदस्य के रूप में शामिल थे। नटराजन चंद्रशेखरन को 12 जनवरी 2017 को टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और फरवरी 2017 में उन्होंने यह पद ग्रहण किया। फरवरी 2017 में मिस्त्री को टाटा सन्स के निदेशक पद से हटा दिया गया था। दिसंबर 2019 में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया कि साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाना अवैध था और उनकी बहाली का आदेश दिया, लेकिन बाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी को बरकरार रखा। टाटा ने अपनी संपत्ति से कई कंपनियों में निवेश किया था। उन्होंने भारत की प्रमुख ई-कॉमर्स वेबसाइटों में से एक स्नैपडील में निवेश किया। जनवरी 2016 में उन्होंने टी बॉक्स, एक ऑनलाइन प्रीमियम भारतीय चाय विक्रेता, और cashkaro.com, एक डिस्काउंट कूपन और कैशबैक वेबसाइट में भी निवेश किया। टाटा ने भारत में प्रारंभिक और अंतिम चरण की दोनों कंपनियों में छोटे निवेश किए, जैसे ओला कैब्स में 9,55,000 रुपए। अप्रैल 2015 में यह बताया गया कि टाटा ने चीनी स्मार्टफोन स्टार्टअप शाओमी में हिस्सेदारी हासिल कर ली है। 2016 में उन्होंने एक ऑनलाइन रियल एस्टेट पोर्टल नेस्टअवे में निवेश किया, जिसने बाद में ऑनलाइन रियल एस्टेट और पालतू जानवरों की देखभाल पोर्टल डॉग स्पॉट शुरू करने के लिए जेनिफाई का अधिग्रहण किया। इसके अतिरिक्त टाटा ने अंतरपीढ़ीगत मित्रता को प्रोत्साहित करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का साथी स्टार्टअप गुड फेलो लॉन्च किया। टाटा ने कभी विवाह नहीं किया और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। 2011 में रतन टाटा ने कहा था, मैं 4 बार विवाह के निकट पहुंचा, किंतु प्रत्येक बार भय या किसी अन्य कारणवश पीछे हट गया। भारत के 50वें गणतंत्र दिवस समारोह पर 26 जनवरी 2000 रतन टाटा को तीसरे नागरिक अलंकरण पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें 26 जनवरी 2008 भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वे नेस्कॉम ग्लोबल लीडरशिप NASSCOM ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार 2008 प्राप्त करने वालों में से एक थे। ये पुरस्कार उन्हें 14 फरवरी 2008 को मुंबई में एक समारोह में दिया गया। रतन टाटा ने 2007 में टाटा परिवार की ओर से परोपकार का कार्नेगी पदक प्राप्त किया। 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा का निधन मुंबई में हुआ। उनका जाना केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक युग का अंत था। उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके दृष्टिकोण ने उन्हें एक महान नेता बना दिया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि असली सफलता का मतलब सिर्फ व्यवसाय में सफल होना नहीं है, बल्कि समाज की सेवा करना भी है।